बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। कल जो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरीके से उन्होंने दुश्मन का एजेंडा बेनकाब किया और कैसे इस वक्त दो दुश्मन जो आपको आपके पड़ोस में नज़र आते हैं, इंडिया और अफ़गानिस्तान, और आपके मुल्क के अंदर एक सियासी जमात उनके साथ मिलकर किस तरीके से रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू किए हुए है और उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो कि मुल्क से बाहर बैठे हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए क्या मुहिम चला रहे हैं। इस पे बड़ी तफसील से तमाम चैनल्स पे बात भी होती रही, कल से तबसरे जारी हैं और आज भी हम आगाज़ यहीं से करेंगे कि कैसे ये बताया गया कि बाकायदा तौर पे अगर कोई इतना ज़्यादा जहनी तौर पे बीमार हो जाए कि उसको इस वक्त अपनी ज़ात के अलावा कुछ और नज़र ना आ रहा हो और वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन जाए, जो कि DGISPR ने कल अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि वो जो नैरेटिव बना रहे हैं, जो एक ट्वीट से शुरू होता है और फिर उनके बाकी के लोग उसको फैलाते हैं, वो नैरेटिव कैसे एंटी स्टेट नैरेटिव है। अच्छा, इस पर हमने देखा है कि आज फिर मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया है और सभी ने इस जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार ये किया गया कि इस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट से कैसे निमटना चाहिए, क्योंकि बहुत से सवालात ऐसे थे जो हुकूमत से रिलेटेड थे और हुकूमत में बैठी जमातों की तरफ से जो मौक़िफ़ आज हमने देखा है वो यही आया है कि ये बिल्कुल सही एक बयानिया या एक नैरेटिव जो है वो दिया गया है और बहुत हो गया कि आप ये चीज़ें बर्दाश्त करते आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके मुख्तलिफ रहनुमा बात करते हैं, लेकिन जो बानी तहरीक इंसाफ का बयानिया है वो अब दुश्मन के बयानिए से मिलता चला जा रहा है। इस पर हमने मुख्तलिफ वज़रा के भी देखे, डिफेंस मिनिस्टर का भी आज इस पर बयान आया और साथ ही अगर आप देखें कि वो कौन से दुश्मन ममालिक हैं जिनका इसमें जिक्र किया जा रहा है। इस वक्त एक तरफ इंडिया है और जैसे इंडियन चैनल्स उसको दिखाते हैं, इंडियन मीडिया प्रोपेगेट करता है, फिर अफ़गान सोशल मीडिया भी आपको उसी डगर पे जाता हुआ दिखाई देता है। अब वहाँ पे अफ़गानिस्तान की भी अगर आप बात कर लें तो वहाँ बैठी जो इस वक्त तालिबान की रजीम इस वक्त आपको नज़र आती है वो भी पाकिस्तान के हक़ में कहीं से भी नहीं है। वहाँ से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान। इनफैक्ट आज इस पर हुआ ये कि पिछले 2 दिन हमने देखा कि जो अफ़गान डेमोक्रेटिक अपोजिशन, उनका एक वफ्द यूरोप उन्होंने दौरा किया, ब्रसल्स के दौरे पे वो मौजूद रहे। 2 दिन का ये जो दौरा था इसमें हमने देखा इंडिपेंडेंट डिप्लोमेट और यूरोपियन फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी के इश्तराक से नशस्तें भी होती रहीं और वहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली यही मौक़िफ़ रखा कि कैसे इस वक्त की मौजूदा हुकूमत उनकी रियासत को नुकसान पहुँचा रही है। और साथ ही साथ आप याद रखें कि इंडिया भी यही सब कुछ कर रहा है जिसका नैरेटिव इस वक्त आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलता हुआ दिखाई देता है। आज 6 दिसंबर है, आज 33 साल गुजर चुके हैं बाबरी मस्जिद की शहादत को और आज भी मसाजिद की बेहुरमती की जा रही है, आज भी उसी तरीके से मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है, दीगर अक़लियतें भी इस चीज़ से महफूज नहीं हैं। अब हुआ क्या था 6 दिसंबर 1992 को यहाँ उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में कि हिंदू जो इंतहा पसंद है उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। अब इसमें BJP भी शामिल थी, इसमें ये जो RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये लोग भी शामिल थे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इन सब ने मिल के इस मस्जिद को शहीद किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ फसादात हुए थे तो 2000 से ज़ायद मुसलमान भी इसमें शहीद हुए थे, हज़ारों ज़ख्मी हुए थे। BJP के रहनुमा LK आडवाणी और मनोहर जोशी ने इंतहा पसंद हिंदुओं को बाबरी मस्जिद पर हमला करने के लिए, इस मस्जिद को शहीद करने के लिए इश्तियाल दिलाया था। अब ये वो ममालिक हैं, ये इनकी पॉलिसीज़ हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, एक तरफ जहाँ अफ़गानिस्तान की बात करके देख लें दहशतगर्दी की सूरत में, और वही तमाम तर सिचुएशन आपको नज़र आती है जब मुल्क में एक ख़ास सियासी जमात की बात करते हैं। पहले तो ज़रा मैं यही जानना चाहूँगी कि कैसे इस वक्त इस एक सियासी जमात का और बानी तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है
वो दुश्मन के बयानिए से मिल रहा है, जिस पर कल वजाहत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद, हु इज़ अ वेरी रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट। जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा, कल हमने देखा है तर्जमान पाक फौज ने जो बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से ट्वीट्स आती हैं, किसी को एक तो यही नहीं पता कि वो ट्वीट्स करता कौन है, ख़ुद वो जेल में बैठे हुए हैं, वो चला कौन रहा है, उनका ट्विटर हैंडल, और फिर विद इन मिनट्स उसको प्रोपागेट किया जाता है बाहर बैठे हुए उनके लोगों की तरफ से। अब ये जो बयानिया है, ये किस तरीके से आपके दुश्मनों को, ख़ास तौर से इस वक्त इंडिया में और अफ़गानिस्तान में बैठे हुए लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, हाइब्रिड की एप्लीकेशन के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई है, उसमें हमें ये तो क्लियर नजर आ रहा है जी कि जो पार्टनर्स हैं, दैट इज इंडिया एंड अफगानिस्तान, दे आर द पार्टनर्स, और दोनों को सूट करती है हाइब्रिड की एप्लीकेशन, क्योंकि कन्वेंशनल डोमेन में इंडिया को ताज़ी ताज़ी शिकस्त हुई है और अफगानिस्तान की कैपेसिटीज नहीं है, ना उनकी कोई आर्मी है, वो मास्टर ही टेररिज्म के हैं। तो उसका पूरा वो फायदा उठा रहे हैं। दोनों को पूरी दुनिया में जब कोई लैंडिंग ग्राउंड्स नहीं मिले तो उन्होंने एक दूसरे की स्ट्रिप्स को, वो जाके लैंडिंग स्ट्रिप पकड़ी है उन्होंने दिल्ली में, और इन्होंने लैंडिंग स्ट्रिप पकड़ी है काबुल में। तो एक जॉइंट एप्लीकेशन है। हाइब्रिड के लिए एक जो एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, उसमें ये जो पोलिटिकल पोलराइजेशन या जो पीस विद इन द कंट्री है, वो अगर प्रिवेल नहीं कर रहा, तो जो जो भी उनको, चाहे वो ये पोलिटिकल पोलराइजेशन हो, चाहे किसी सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट से कोई पोलराइजेशन उनको मिले, जो जो डिफॉल्ट लाइन, सॉरी, जो जो फॉल्ट लाइन उनको नजर आएगी, उसके अंदर जो भी अवामिल शामिल होंगे, उसको वो एक्सप्लॉइट करेंगे टू क्रिएट एन इंटरनल एनवायरनमेंट, ताकि इसी सर्कल के अंदर और एक जॉइंट स्ट्रेटजी के साथ रिस्पॉन्स न जा सके। तो वो उनको सूट करता है। तो इस तरह की कोई भी, और खासतौर पे इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन डोमेन में, जहां पे लोग बड़ा क्रिटिकल इन चीजों को देख रहे होते हैं, क्रिटिकल इन अ वे के एक्सेस ज्यादा है जी। ठीक है। कुछ एक बाय नेचर देखते हैं कि उनकी आदत है कि वो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, या बाय हैबिट देखते हैं, या बाय एक 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 कल्चर सा बन गया जी कि आप सुबह उठते ही सबसे पहला काम करते हैं, यू गो एंड कनेक्ट योरसेल्फ विद द सोशल मीडिया, और इमीडिएटली यू फाइंड अ थिंग ओवर देयर। तो वो डिसइंफॉर्मेशन, अच्छा, फिर इंडिया मास्टर है डिसइंफॉर्मेशन का। डिसइंफॉर्मेशन लैब वाला केसेस हमारे सामने, इट इज अ प्रूवन फैक्ट कि डिसइंफॉर्मेशन और झूठ जितना वहां से बोला जाता है, शायद ही दुनिया में कोई मुल्क उसको इस्तेमाल करता हो। और फिर अफगानिस्तान को भी उन्होंने इसी लाइंस पे लगा दिया, रादर दे आर हेल्पिंग देम, रादर दे आर पार्टनर विद देम जी। अच्छा, ये अफगानिस्तान को ये, अच्छा, ये वो कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इंडिया, और अफगानिस्तान अपनी जो पुअर गवर्नेंस है, जो है ही नहीं, स्ट्रक्चर स्टेट तो है नहीं, अफगानिस्तान के लोगों का कि मुझ पे प्रेशर ना आ जाए। अभी आपने बात की है कि जॉइंट जो अपोजिशन का एक वो ब्रसल में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये वो पॉलिटिकल आवाजें हैं जो तालिबान रजीम से खुश नहीं है। तालिबान रजीम से अफगानिस्तान के अंदर यूथ का इसी तरह का कनेक्शन है, जो अनवर जकी, आपको जकी लड़का याद होगा, अनवरी, जो स्ट्रो आउट हुआ था C-17 के जहाज के टायर के साथ, एक फुटबॉलर बच्चा, कि मेरा मुस्तकबिल नहीं है यहाँ पे। तो वहां तो बहुत सारे बच्चे स्ट्रो आउट होना चाहते हैं, किसी न किसी व्हील के साथ लटक के बाहर जाना चाहते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। तो ये उनको सप्रेस करने के लिए, उनको कि जी हमारे ऊपर तो अभी तक जंग जारी है, पहले रशियन से जेन्युइन एक चीज हुई, फिर अमेरिकन आ गए, रीजंस मिल गया, अब उनको रीजन जब कोई भी नहीं मिल रहा, डिलीवरेंस का टाइम आया है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन खत्म करने का वक्त आया, तो उनको ये, तो ये इनको सूट करती है। तो हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो आपने सवाल किया, वो दैट्स हाउ इट इज हेल्पिंग देम। देखिए ना, जो चीजें मैंने गिनवाई है, ये उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो इम्प्लोजन ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहते हैं। तो फिर हमारे पास तो अनफॉर्चुनेटली वॉर के अलावा कोई चीज नहीं है। अच्छा, बट ऑब्वियसली चलिए पहले अगर सिर्फ अफगानिस्तान की बात ही कर लें, जिसका कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र किया गया कि आप वहाँ से, अफगानिस्तान से पाकिस्तान दहशतगर्दी भेज रहे हैं, दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि जनाब नहीं, हमारी सोल तो इस्तेमाल हो नहीं रही है। सो पाकिस्तान या पाकिस्तान की फ़ौज जब उन पर ऑब्वियसली रद्दमल दिखाते हैं उस चीज़ के ऊपर, और वो प्रिसिशन स्ट्राइक्स पहले भी हमने देखी थी जिससे फोर्स कर दिया था उनको कि वो आएँ मुज़ाकरात के लिए टेबल पर। अब वो चीज़ जो है, एक सियासी जमात आपके मुल्क की वही कह रही हो कि नहीं जी, अफगानिस्तान की कोई गलती नहीं है, तालिबान की कोई गलती नहीं है, और ये दहशतगर्द हैं ही नहीं सिरे से, एंड लेट्स टॉक टू देम। तो ये नैरेटिव कैसे चल सकता है? और आपको क्या लगता है कि एक सूबा जहाँ पे इन्हीं की हुकूमत है, वहाँ पे भी अगर आप देख लें, इससे पहले भी जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी यही बात करते थे, मौजूदा भी यही बात करते हैं, सो हाउ कैन यू नॉट बी अलाइंड विद योर नेशनल इंटरेस्ट एट दिस मोमेंट?
सादिया इसका कॉन्टेक्स्ट ठीक कर लेते हैं जो आपने बात की ठीक है। है। पाकिस्तान कह रहा है कि जी पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि अफगानिस्तान के लोग दहशतगर्द नहीं। हाँ। वो कह रहे हैं कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं वो दहशतगर्द नहीं है, दोनों में बड़ा फर्क है जी। बिल्कुल ठीक। हम कब कहते हैं कि अफगानिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं? बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान के लोग तो खुद बेचारे फॉर्डर बने हुए, दे आर द मिसिंग पीस, दे आर नॉट देयर। दिस पॉलिसी जो टेररिज्म की लगी हुई है, ये अफगानिस्तान तालिबान की जो सेटअप है उनका लगा हुआ है जी। ट्रू। ये उनकी पॉलिसी है, दिस इज नॉट अफगानिस्तान पॉलिसी। वो तो एस्पिरेशन ऑफ पीपल है, उनकी पॉलिसी यही है। ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, विमेन जो सारा उनके साथ हो रहा है वो सारी चीजें हैं, एजुकेशन उनकी पॉलिसी है। कहाँ पे है ये, मुझे बताए ना, किधर इसके ऊपर बात हो रही है? वो टेररिज्म जानबूझ के रहे। जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये भी इन दहशतगर्दों को कह रही है कि ये टेररिज्म उनकी पॉलिसी नहीं है। कहने का मकसद ये है, चलिए आप छोड़ दें, मुज़ाकरात से कोई इनकारी नहीं है जी, सारा सेंटर भी यही कह रहा है, एवरी इंडिविजुअल, हर पाकिस्तानी मुज़ाकरात। आपने मुज़ाकरात अफगानिस्तान के साथ करने हो तो उसके कामयाब होने, क्योंकि वो अफगानिस्तान का ऑब्जेक्टिव्स और एजेंडा लेकर आए, ठीक तो है। उसके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इन टेररिस्ट की तो ये तो किसी के प्रॉक्सी स्पॉन्सर है। और इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। बाकी तो एक जिरगा किया ना कि पॉलिटिकल जिरगा होगी, जो डायलॉग होना चाहिए, उससे कोई इनकारी नहीं है, हम सारे उसी के, और वो हिस्सा है पॉलिटिक्स का, वॉर का भी हिस्सा है डायलॉग, इट हैज टू बी ब्यूटीफुल डायलॉग, वो होना चाहिए। लेकिन इन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले अगस्त में बाजोड़ के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए थे ना लोकल जिरगा लेवल पर, तो क्या रिजल्ट निकला? 7-8 सेशन के बाद उन्होंने 3 धमाके किए बाजोड़ के अंदर ही, जब वो नाकाम हुए। तो आर यू रेडी टू सीट? कि आप तैयार है कि जी अटक तक हम अफगानिस्तान को दे देते हैं, हम अपना तर्ज हयात बदल लेते हैं, आप बच्चियों के स्कूल बंद कर दें, और आज आप तो मेरे साथ प्रोग्राम कर रही हैं, फिर आप रेडी हो जाए कि आप मेरे साथ प्रोग्राम भी नहीं कर सकते। हमने कहने का मकसद ये है कि दिस इज ऑल डोमेस्टिक पॉलिटिकल पोलराइजेशन को एड्रेस करने के लिए। नो सीरियस माइंड, स्ट्रेटेजिक माइंड इज टेकिंग दिस सीरियसली। हाउएवर पीस विद इन बड़ा जरूरी है। वो कैसे, उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको उन्हीं डोमेन में हल किया जाए। अपनी वार को और पॉलिटिक्स को अभी थोड़ा सा अलग रखना होगा टू अचीव योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। वहां हिंदुत्व में क्या हो रहा है, अभी आपने उसका बाबरी मस्जिद की बात कर रही थी, वहां भी अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर यूज कर रहे हैं, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल और अपने जाती एजेंडा हिंदुत्व के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए वॉर को यूज कर रहे हैं। इधर तालिबान अपनी शरेड आइडियोलॉजी को सामने रख के अपने जो इकोनॉमिक रिलेटेड टेररिज्म है, जो उनका जो इकोनॉमी सिर्फ अचीव करना चाहता है, पावर में रहना चाहता है, उसके लिए वॉर को यूज कर रहा है। और आप मजे से एक एनवायरनमेंट उसको दे रहे हैं कि डिस्पोर्डेंसी फैले, और जो काम वो उनको 50 साल चाहिए हमें करने के लिए, खुदा ना खास्ता वो नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं कर सकेंगे। होता कि 5 सालों में वो उसको अचीव कर जाए। दैट इज वेरी डेंजरस फिनोमेना। उसको समझने की जरूरत है, इनको अलग सेपरेट करने की जरूरत है। आप वॉर में ऑन बोर्ड रहें, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल दबा के करें, और दबा के करें, बट लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वेज के अंदर, इंटिमिडेशन से नहीं कि जी आप वार हार जाएंगे, पाकिस्तान टूट जाएगा, आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, आईएमएफ भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोरिजन, दिस इज पॉलिटिकल कोरिजन। ये मिलिट्री लीडरशिप ये कोरिजन के नीचे आने वाली नहीं है। दिस इज डिफरेंट, अनफर, मतलब दिस इज द फैक्ट आई एम टेलिंग। ठीक। अच्छा जैन साहब, आई वांट टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ थिंकिंग, वो फिलॉसफी क्या है, वो सोच क्या है, वो फिक्र क्या है कि जो आपको इस नहज तक ले आती है कि आप दुश्मन का एजेंडा खुद प्रमोट करें। अब आप जानते हैं कि जी आपकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्टर रहे हैं, आप वज़ीर आज़म रहे हैं, और उसके बाद आप कहें कि जनाब मैं जो कहूँगा क्योंकि लोग उसके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। सो आपको इतना ज़्यादा वो क्या चीज़ मजबूर करती है कि दुश्मन का एजेंडा ही आप साथ लेकर चलें? जिस तरह हम इंडिया की भी बात करें, अफ़गानिस्तान की भी बात करें, चलें एक मुज़ाकरात की बात हो गई, ऑपरेशन ना करने की बात हो गई, और दूसरी तरफ आप मुख्तलिफ इनके लोगों के अगर आप सुने बयानात, तो उसमें वो मई वाली जंग पे भी कितने अजीब अजीब बयानात उन्होंने दिए हैं। हालांकि पूरी दुनिया पाकिस्तान की, पाकिस्तान के मिलिट्री की, पाकिस्तान की जो उसके बाद भी सफारती बयानियाँ बनाया है, सियासतदानों की भी, हुकूमत की भी तारीफ़ कर रही है, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ से बिल्कुल हर सूरत डिनाई किया जा रहा है। सो व्हाट इज़ दैट फ़िलॉसफी? वो क्या चीज़ मजबूर करती है इतना? मैं थोड़ा सा हार्श कमेंट नहीं करना चाहूंगा, प्रॉब्ली ये इंडिविजुअल मे बी समटाइम नार्सिस्ट कह लें, मैं उनको लेबल तो किसी को भी नहीं करूंगा कभी भी जब तक एक चीज, बट ये फिलॉसफीज ये वही लगती हैं कि आपको जो सोच आई है विदाउट थिंकिंग उसकी इम्प्लीकेशन कि आप उसको आगे चलाएं, एक्सप्लॉइट करें। मैंने देखा ना कोरिजन का वर्ड थोड़ी देर जी। पहले यूज, आई थिंक दिस इज
पॉलिटिकल कोरिजन कह लें या जो साइकोलॉजिकल कोरिजन कह रहे हैं कि जी आप लोगों के इमोशन से खेल के उसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूं। अभी कहा गया इनके एक लीडर ने कि जी जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान, एक चीज याद रखिए कि तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, एएनपी हो फॉर दैट मैटर, जमात इस्लाम, ये फोर्सेस ऑफ ऑर्डर रहनी चाहिए। ये पाकिस्तान की जरूरत है। ठीक। ये हमारे सारे इदारों को, हम सबको ये कोशिश करनी है कि फोर्सेस ऑफ ऑर्डर रहे, लेकिन फोर्स ऑफ ऑर्डर रहे डेमोक्रेटिक, ब्यूटीफुल, वो जो कहते हैं ना डेमोक्रेटिक माहौल और डिजाइन के अंदर रहे, जिनके अंदर भी डेमोक्रेसी हो, उनके वे ऑफ लाइफ डेमोक्रेटिक हो, उनका आगे बढ़ना डेमोक्रेटिक। ये ना हो कि वो एक उसमें कहते हैं ना कि वो कल्ट फॉलोइंग बन जाए, दैट इज डेंजरस। जब कल्ट फॉलोइंग बन जाती है तो फिर फोर्सेस ऑफ ऑर्डर को बाकी जो इदारे हैं या जो अवामिल है वो फिर सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहते, वो उस पोजीशन में नहीं रहते कि अब वो इसको सपोर्ट करें। तो नुकसान किसका हो गया? मुल्क का हो गया। तो ये वो चीजें जिनको एड्रेस करना होगा। छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। एक ट्वीट किया गया कि जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में लोग हैं वो गद्दार हैं। तो जो कोर कमांडर था पेशावर का, जनरल उमर बुखारी, वो जब चल के चीफ मिनिस्टर के घर गए उनको मुबारकबाद देने के लिए, बिकॉज ही इज सबसर्विएंट टू द पॉलिटिक्स ना, वो गए उस डेमोक्रेटिक, तो वो भी फिर चीफ मिनिस्टर भी गद्दार हो गए क्योंकि वो उनसे मिल गया। और ये डेंजरस थिंकिंग है कि जो फौज से मिलेगा वो गद्दार हो जाएगा। अब ये मैसेज जब नई जनरेशन में आप बार बार वो तो कल उन्होंने वो डीजीआईएस पर कहा भी ना कि जो भी इनसे एंगेज करता है, जो इनसे बात करता है वो गद्दार है। तो फिर कल मीडिया के तो बड़े लोग बैठे हुए थे, तो आप सबको गद्दार कहना शुरू कर दें। अफसोस की बात ये कि वी आर नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान। छोड़ दें आप किसी इदारे को, इंडिविजुअल को छोड़ दें, आप उधर भी छोड़ दें। पाकिस्तान को जरा सेंटर में रख के देखें ना कि ये स्टेटमेंट्स पाकिस्तान को कितना सपोर्ट कर रही हैं, उसको कितना तवाना कर रही हैं। वॉर इज अ नेशनल एक्टिविटी। ये किसी इदारे की या ये किसी वो नहीं है। जब फौज हारेगी तो पाकिस्तान हार जाएगा ना, आप और मैं सब हारेंगे। जीतेगी तो अवाम जीतेगी, नेशन जीतेगी, वो स्ट्रांग होकर आगे बढ़ेगी। देखिए सादिया, जो फ्यूचर का वक्त आ रहा है ना जी, मिलिटराइजेशन भी बढ़ रही है, लोग जियो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपने अपने जो मसाइल हैं उनको, इवन वॉर, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट एनिमी भी वॉर को थोड़ा सा पेंड करना चाह रहा है, वो बाद में उसको देखना चाह रहा है, वो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। तो वॉर का जरूरी नहीं होता कि यू कैन लीव इट टू सम अदर टाइम। पॉलिटिकल वॉर का भी आपको पूरा मौका मिल जाएगा, लेकिन वो पॉलिटिशियन से कीजिए, लोगों को अंडरमाइन ना कीजिए। जिस तरीके से जब आप पावर में थे और प्रोटेक्ट करते थे अपने इदारों को, अब भी वक्त है, आप अपोजिशन में हो या पावर में हो, जेल में हो या जेल से बाहर हो, यू हैव टू प्रोटेक्ट। मैं एक सोल्जर हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जब बैटलफील्ड में जाऊंगा जी जो फौजी के ऊपर गोली आएगी उसको तो मैं अपने सीने पे ले लूंगा, लेकिन जो एक सिविल गोली जा रही है उसको मैं जाने दूंगा। ऐसा होता नहीं है, नेशंस ऐसे आगे बढ़ती नहीं है। तो आई थिंक इन चीज़ों को, टेम्परेचर्स को लोअर डाउन एक चीज़ ऑब्वियसली, क्योंकि आपका फ़ौज से ताल्लुक़ है और कल फ़ौज की बात हो रही थी कि कैसे फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया जा रहा है। फिर ये भी जिक्र किया गया कि नहीं जी, फ़ौज नहीं, इदारे की नहीं, एक शख्स के ख़िलाफ़ जो कमांड कर रहा है उसके ख़िलाफ़ बयानिया बनाते हैं और कहते हैं कि जनाब इन दोनों चीज़ों को अलग अलग देखा जाए। अब एक शख्स को, एक इदारा अगर ये डिक्लेयर करता है कि ही इज़ मेंटली अनफिट, हिज एंटी स्टेट, और जो बयानिया है वो रियासत के ख़िलाफ़ है, तो फिर शेख मुजीबुर रहमान जो गद्दार हैं, वो इनके हीरो हैं, कहते हैं जी उनको बार बार कोट किया जाता है। सो हाउ डू यू डील विद समबडी हु इज़ एंटी स्टेट? देखिए, दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। फौज का जो सेंट्रलिटी ऑफ कमांड या यूनिटी ऑफ कमांड है, वो लीडरशिप के अंदर उनका जो फेथ है ना, इट इज ऑल अबाउट वॉर मेकिंग। सादिया, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है कि सुबह 9 बजे खुलेगी, 5 बजे बंद हो जाएगी, अगले दिन 9 बजे फिर खुल जाएगी। इस पे आपने जवानों का मोरल, उनको फॉर फाइटिंग मशीन के तौर पर मेंटेन रखना होता है। बिल्कुल। वो अपने सिपह सालार के ऑर्डर पर, और ये याद रखिएगा फौज के अंदर बहुत पहले भी अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, ठीक, कि फौज में ये जी जनरल्स ऐसे हैं और बाकी बहुत अच्छे लोग हैं, ये बड़ी अटेम्प्ट्स होती हैं, ये होती रहती है। दे आर लाइक वन। हम सारी जिंदगी लड़े, हम मतलब सेकंड लेफ्टिनेंट से ही ऊपर जाते हैं। हम कौन सा सुबह हमें बता दिया जाता है जी आज चूंकि वालिद साहब जर्नैल थे तो आप सुबह जनरल बन जाएंगे। और तो इसी तरह जो जवान है वो भी सिपाही से ऊपर सूबेदार मेजर तक जाते हैं। तो ये एक 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 परी में परोए होते हैं, विच इज गुड फॉर पाकिस्तान। वो उस अपने लीडर के बारे में जब इससे कमेंट आते हैं तो पूरी फौज का मोरल डाउन होता है, विच इफेक्ट्स योर वॉर मेकिंग, आपके वॉर को इफेक्ट करती है। तो दिस इज अगेन डेंजरस, एक हमला होता है।
दो के इंस्टीट्यूशन अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, देयर आर मैकेनिज्म्स, उन्होंने प्रोटेक्ट किया होता है वो इन चीजों से, लेकिन बार बार आप जब ये कहेंगे तो एक्चुअली बार बार आप हमला कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए अच्छा, और खुद अपना भी आप नुकसान किए जा रहे हैं कि वो जो एनवायरनमेंट एक क्रिएट होती है आप पीस और एक बेहतरी की तरफ जाती है, लीगल पॉलिटिकल बैटल्स बड़े लोग लड़ते हैं जी, ये डिफरेंस होता है बिटवीन पॉलिटिकल लीडर्स एंड अदर लीडर्स। वो अपनी प्रोलॉन्ग, नेल्सन मंडेला भी 27 साल वो मेरे ख्याल में जेल में रहे और 2 साल हुकूमत में आए तो उनको ऐसे ऐसे सियासी शुबदाबाजी का सामना करना पड़ा कि ही हैड टू लीव। कितना 2-2.5 साल ही उन्होंने किया ना, फिर कितना किया। तो दिस इज व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट। इसी तरह की होनी चाहिए, बट यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पर्सनल एजेंडास हावी हो जाते हैं, विच इज नॉट गुड। जो चीज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी सादिया, वो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं इंडिविजुअल्स की बात ही नहीं करना पसंद करूंगा। बट आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है कि फिर अगर कोई नैरेटिव, और ऑब्वियसली अगेन लीडर से शुरू होता है ना, जैसे आपने भी बात की कि फिर एक सियासत के लिए लीडर बनना वो एक अलग बात है, फिर मुल्क के लिए रियासत के लिए लीडर बनना वो बड़े कम लोग बनते हैं। सो अगर वाकई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट एक शख्स का, एक जमात का बयानिया बन जाए, तो आपकी पर्सनल ओपिनियन यही है जिस पे कल से बहस भी हो रही है कि क्या वाकई इस सियासी जमात पे पाबंदी लगनी चाहिए? देखिए, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा सादिया, ये दिस इज दी एक गवर्नमेंट का एक है इशू जो भी। देखिए, मैं एक चीज समझता हूँ कि जो चीज पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है, अगर उन की चीजें पूरी होती हैं और आइन और कानून के मुताबिक किसी को विक्टिमाइज ना करें, लेकिन अगर आईनी कानूनी तौर पर आप देखते हैं, ये आई मीन बनाना रिपब्लिक थोड़ी है कि आप बिल्कुल जिसका जो दिल करेगा जत्था लेके चढ़ जाएगा या अपनी एक आइडियोलॉजी लेके शुरू हो जाएगा और आप करने देंगे, और भी पाबंदियां लगती रहती है। उस तरफ जाना ही बड़ा डेंजरस है। मैं यही तो कहता हूं ना कि आप एक पोलराइजेशन की तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं? व्हाई यू वांट टू टेक फ्रिक्शन के एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जाए और हम पूरी दुनिया में मजाक बने फिरे। एक चीज याद रखिएगा, इदारा जो होता है वो फ्रस्ट्रेट जब होता है, एक रेड लाइन से ऊपर जब चीजें चली जाती हैं, तब भी वो फ्रस्ट्रेशन में कोई ऐसी बात होती है कि अभी इनफ इज इनफ वाला जो माहौल मैं कह रहा हूँ ना, वो जब बन जाता है, दैट इज वेरी डेंजरस। अदरवाइज बहुत सारी चीजें होती है, आप क्रिटिक करें, आप पॉजिटिव तो क्रिटिक करें फॉर अभी द तो बेटरमेंट एग्जैक्टली ऑफ। वही माहौल नज़र आ रहा है, क्योंकि आप दोनों तरफ से देखें तो अब, और जैसा आपने कहा कि कल जो इदारे का भी जवाब आया है, वो ज़ाहिर है अगर वो पीटीआई की तरफ से वो बयानात का सिलसिला इस नहज तक चला गया था दैट दे हैड टू से समथिंग, वो उनका रिस्पॉन्स आना ही आना था उसके बाद। तो अब तो वो माहौल बन गया है। आपने कहा ना कि जाना नहीं चाहिए, बट इट्स ऑलरेडी देयर, सो व्हाट नेक्स्ट? फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आई थिंक जो फ्रेमवर्क है उसकी तरफ कोर्स जो जाएगा पूरा उसी तरफ ही जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि फिर वो लुकिंग बैक नहीं है, उससे कंप्रोमाइजेस वाला ये मिलिट्री लीडरशिप नहीं है जी इस वक्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए अब सेकंडली दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। गवर्नमेंट एक्शन लेगी, देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं, वो सारे इसको बड़ा कीनली देख रहे हैं इन चीजों को, एंड इट इज देयर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक ऑर्डरली फैशन में स्टेट को आगे बढ़ने दें। और देखिए ना, आज वो अपोजिशन में है, कल हुकूमत में होंगे। पाकिस्तान को जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क में नहीं डालेंगे, जो हम हार्ड स्टेट की बात करते हैं या जो पीस विद इन की बात करते हैं, तो उस वक्त तक तो हम अचीव ही नहीं कर सकते ना। कल आप उनको एक को छोड़ेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे। फिर पाकिस्तान में हम कोट बहुत करते हैं सादिया, पास्ट में ये हुआ था, 1940 में, 48 में ये हुआ था, 60 में ये हुआ था, फिर ये दिस इज नो मोर 1990s का वो वाला दौर है जी, 90s 80s वाला ना। ये 21वीं सदी है। अगली नई जनरेशन जो है वो बड़ा कीनली देख रही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक जब तक हम एक सेट नहीं करेंगे पैटर्न, किसी न किसी जगह से तो कहते हैं ना, आगाज होना ही होना है जी। और जो भी आगाज होगा वो फॉर टाइम्स टू कम होगा, ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं होगा, या जो मौजूदा हालात के टाइम स्पेसिफिक नहीं होगा। इट हैज टू बी लाइक दैट। अच्छा, अब आपने एक मकाम हासिल किया है सादिया इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वेयर यू आर लुक्ड अपॉन एट वेरी कीनली। आप मिसिंग पीस नहीं है, पहले आपको तो आप मिसिंग पीस थे ना इन ऑल डोमेन। तो उसमें अगर अभी हमने, पाकिस्तान ने जब ये इंप्रेशन कायम कर लिया कि जी पाकिस्तान रूल बेस्ड सोसाइटी की तरह चलना चाहता है, ऑर्गेनाइज चलना चाहता है और चलेगा, तो यहाँ नो इंडिविजुअल इज बिगर देन द स्टेट, नो पार्टी, नो इदारा, कोई बिगर देन द स्टेट नहीं है। तो आई थिंक फॉर टाइम्स टू कम पाकिस्तान में उसके लिए बेहतरी आएगी। कुछ चीजें बेहतरी के लिए भी होती है।
मैं इस पे कमेंट बहरहाल ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट बड़ा कीनली देख रही है, अगर लीगली और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीजें करेंगे पाबंदी नॉट का फैसला करना विक्टिमाइजेशन है की नहीं नजर से, करना, दैट उस हैज पर टू बी बिल्कुल दिस करना चाहिए। गवर्नमेंट्स डिसीजन। जनरल जाहिद महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। हम देख रहे हैं कि इस वक्त तकरीबन तमाम ही मीडिया की जो हेडलाइंस हैं वो भारत का दौरा किया है रूसी सदर ने, और उसी पे तबसरे भी हो रहे हैं, तज्जिए भी हो रहे हैं, और आखिर दोनों ममालिक ने इस दौरे से हासिल क्या किया, इस पे बड़ी बहस हो रही है। अब अगर देखा जाए तो 2022 में रूस ने जब यूक्रेन पे हमला किया तो उसके बाद ये रूसी सदर का, व्लादिमीर पुतिन का पहला दौरा भारत है। अगर आप देखें ट्रेडिशनली इंडिया के और रशिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट 70% से ज़ायद भी एक वक्त में जो डिफेंस नीड्स हैं इंडिया की वो रूस पूरी कर रहा था। और इससे पहले भी अगर आप देखो, आपको हर साल नज़र आता था कि जनाब एक दफ़ा इंडियन कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं रूस का, और इसी तरीके से फिर रूसी सदर का दौरा इंडिया हुआ करता था। हालांकि ये जो 2023 में G20 हुई कॉन्फ्रेंस इंडिया के अंदर, उसमें भी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आना था और नहीं आए। अगर आप देखें तो वो आ सकते थे, सेफ भी थे, क्योंकि इंडिया ICC का मेंबर नहीं है। लेकिन G20 के जो दीगर ममालिक थे उनकी तरफ से रिजर्वेशन जाहिर की गई, उनके कंसर्न सामने आए कि वी विल फील अनकंफर्टेबल अगर व्लादिमीर पुतिन वहाँ पे आते हैं। सो अगर आप रिवायती अंदाज में देखें तो इंडिया ने हमेशा कहा कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसे रखेंगे कि किसी एक मुल्क की तरफ, एक आलमी ताकत की तरफ झुकाव नहीं हो, हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के ऊपर चलेंगे। लेकिन फिर भी हमने देखा कि 1960s में इंडिया ड्रिफ्टेड क्लोज टू द सोवियत यूनियन, और फिर कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद, सोवियत यूनियन की डिसोल्यूशन के बाद अमेरिका की तरफ, दीगर मगरबी ममालिक की तरफ रुख करना शुरू किया। अब ये जो दौरा है इसमें रूस ने ये भी बता दिया, जैसे शंघाई ताउन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे भी ये व्लादिमीर पुतिन ने शिरकत करके बताया था कि हम तनहा नहीं हैं, चाइना इज़ विद अस, इंडिया इज़ विद अस। तो उन्होंने बता दिया कि जी हमारी तो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन नहीं है। और फिर वो जो दो काम करने गए थे कि इंडिया हमसे तेल भी ख़रीदे और असलहा भी ख़रीदे, वो भी यहाँ पे पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये बड़ा क्रूशल टाइम्स हैं फॉर इंडिया कि एक तरफ उन पे टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से प्रेशर है कि रूस से तेल ख़रीदना बंद करो। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि जो इंडिया के अंदर रिलायंस ग्रुप है, जो मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्ट करने वाला ग्रुप, उसने तो अपना रूस से तेल ख़रीदना बंद कर दिया। रूसी सदर अपने साथ दो उन कंपनीज़ के सरबराहान को भी लेकर गए जिन पे रिसेंटली अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाई गई हैं, जो कि ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे थे। इस सारी सूरत हाल में कितना मुश्किल है इंडिया के लिए एक बैलेंस मेंटेन करना जो वो माजी में करता आया है, और इससे ख़ित्ते पे क्या असरात पड़ेंगे, पाकिस्तान को किस तरीके से देखना चाहिए इस विज़िट को। टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय अ वेरी सीजन्ड डिप्लोमैट, एम्बेसडर शाहिद कियानी। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि आप किस तरीके से देख रहे हैं दोनों सरबराहान ने, इनफैक्ट दोनों ममालिक ने क्या हासिल किया इस विज़िट से। First of all, thank you very much. I'm honored to be on your show. थैंक यू। देखें, दोनों की ज़रूरत थी विजिबिलिटी जो थी ना कि शो करने की। एक बात आपने खुद भी अपने उसमें कही कि 70-75 साल से इन दोनों के ताल्लुकात बड़े करीब हैं। मैं ऐसे आपको बताता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू बहुत सीजन्ड इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लीडर भी थे, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म, और लेफ्ट लीनिंग थे। इंग्लिश में एक चीज़ कहते हैं कि जियो पोलिटिकल लोकेशन और टिरेनी ऑफ जियोग्राफी। ज्योग्राफी जो है ना वो बताती है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसे होगी। उन्होंने ये देखा कि एक मुल्क है, दो सुपर पावर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका 8,000-9,000 मील दूर, और ये कुछ ही फासले पर ये रूस है, दूसरा सुपर पावर और लेफ्ट लीनिंग थे। इन्होंने उनके साथ ताल्लुकात बनाए और फ़ायदा भी उठाया। मैं बता दूं आपको, डिफेंस और इकोनॉमिक नीड्स इनकी यहीं से पूरी हुई। अब आप देख लें कि अब आप बताएं कि ये क्यों विजिट हुई है। निकला तो वहाँ से अगर देखा जाए तो टेंजिबल चीज़ें इनकी कम्युनिके में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी हैं, कुछ निकली नहीं। सही। लेकिन दोनों को ज़रूरत थी
हिंदुस्तान को ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं वजह बताता हूँ। ये जो पोस्ट पहलगाम के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट, ब्रीफ कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ हुआ, उसमें इंडिया इन जनरल और मोदी इन पर्टिकुलर, इन दोनों की इमेजेस डैमेज हुई हैं, मैं बताऊँ आपको। और फिर अमेरिका के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो ताल्लुकात हैं, स्पेशली ट्रंप साहब के साथ, वो जो इतने बड़े क्लोज थे, वो नहीं रहे। तो इनको ज़रूरत थी कि इस वक्त एक ऐसा लीडर इनके पास आए और शो करे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी दिखाए, हिंदुस्तान दिखाए कि भाई हम आइसोलेट नहीं होंगे। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट पुतिन है, वो आजकल ये जो अभी यूक्रेन की जंग है, जिसका कोई सैर पैर निकल नहीं रहा। जी। अभी कल परसों इनका दामाद प्रेसिडेंट ट्रंप का, मिस्टर विटकॉफ, जो मिडल ईस्ट के एनवॉय भी हैं बड़े फेमस के, वो वहाँ आए हुए थे। बातचीत हुई, निकला कुछ भी नहीं। और भी मैं ये तो नहीं कहता खाली हाथ है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एक एक थी डिप्लोमेसी की, किसी तरीके से जंग बंद हो जाए, वो नहीं हो रही। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन को भी चाहिए था कि किसी तरीके से यहाँ से ये जो प्रेशर है यूक्रेन जंग का, वो निकले और वो अपने एक जो इत्तेहादी दोस्त जो 70-75 साल से इनके साथ दोस्ती है, उनके पास जाएं। तो ये दोनों ने आपस में शो किया कि भाई दोनों आइसोलेटेड नहीं है, वहाँ पर आ गए। निकला ठीक है। वहाँ पर जो जो होनी थी, जो बातचीत, उसके अंदर जो डिफेंस नीड्स थी, उस एग्रीमेंट, वो अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। S-40-400 इनको चाहिए, हो जी। सकता है वो मिल जाए। लेकिन इनके अंदर दो चीज़ें छोटी छोटी सी निकली कि भाई वो हिंदुस्तान को, रूस को सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए इंडिया से, वो शायद उनको मिल जाए। ये इनकी बात हो रही है। दूसरा, न्यूक्लियर, जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर उनकी बातचीत थी। ये सारी बातचीत जारी रहेगी, डिफेंस के ऊपर जारी रहेगी। लेकिन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तक आप देखा जाए, तो उसमें कोई ऐसी टेंजिबल चीज़ नहीं निकली। सिर्फ ये दिखाया गया कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े में हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप किसी प्रेशर के तहत नहीं आई है। लेकिन मैं आपको एक छोटी बात बता दूं जी। आपको, यहाँ पर ज़ाहिर है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ कोई चीज़ पसंद तो नहीं आती कि प्रेसिडेंट पुतिन जो ये यूक्रेन जंग के अंदर, ज़ाहिर है वो अभी तक प्रेशर डाल रहे हैं, उनको पसंद नहीं है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो अमेरिका का वाइट हाउस के अंदर जो आज एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ है, उसके अंदर उन्होंने फिर जिक्र किया कि जी इंडिया हमारा एक इत्तेहादी है, दोस्त रहेगा, साथ रहेगा। और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज, अमेरिका ने कहा है, वो चाइना है। तो चाइना को, ठीक है। जाहिर है चाइना को कंटेन करने के लिए जो बिल्कुल एक पॉलिसी फेल हो रही है अमेरिका की, लेकिन वो हिंदुस्तान को अपने साथ रखना चाहते हैं। ये ईस्ट का जो है, वो इंडिया बड़े देर से फ़ायदा उठा रहा है, उठाता रहेगा भी। देखें, अगर आप देखें तो 2-3 सालों के अंदर 2 ब्रीफ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए चाइना का इंडिया के साथ, इंडिया के साथ, और बड़ी बुरी तरीके के साथ इंडिया को मार पड़ी इसके अंदर। इलाका भी उन्हें उस पर अभी भी चाइना उस पर काबूज हुआ है। तो अगर आप ओवरऑल देखें, तो ये एक रिलेशनशिप है जिसके अंदर दोनों ने बातचीत की, आपस में बैठे, दिखाया, अपने लोगों को भी दिखाया, अपने लोगों को, दोनों जी। मुल्कों के लोगों को, और वर्ल्ड वाइड के भाई हम साथ खड़े में हैं, और हम इंडिया के स्पेशल हम आइसोलेट नहीं हुए। आइसोलेशन का हम शिकार नहीं हैं, पाबंदियां भी लग जाएं, टैरिफ भी बढ़ा दिया जाए दूसरे मुल्क पे, तो भी हम साथ हैं। ये बताइएगा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हिंदुस्तान की अभी भी उनको ज़रूरत है। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट, वही बात है कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट आता है उसकी एक पॉलिसीज़ होती हैं, बट अगेन डीप स्टेट भी है, वो भी काम कर रही होती है। पेंटागन की क्या पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पे क्या सोच पाई जाती है इंडिया को लेके। एंड आई थिंक वही जो अभी हमने एग्जिस्टिंग एक इनकी डिफेंस डील को भी 10 साल की मजीद एक्सटेंशन दी गई, तो प्रॉबली दैट वाज आल्सो कैरेट एंड स्टिक कि अगर आप मजीद कुछ टैंजिबल हासिल करना चाहते हैं तो वहाँ से ऑयल इंपोर्ट बंद कर दें रशिया से, और असलहा भी जो है वो हमसे ख़रीदें, वहाँ पे अपनी दिफाई ज़रूरियात को के लिए जो आपका रिलायंस है उसको भी कम करें। अब इस दौरे को आपने खुद कहा कि बहुत ज़्यादा कोई अगर कहा जाए कि फ़ायदे हासिल हो गए हैं या पैसे दे के और प्रोडक्ट्स ख़रीद के वो काम हो गया, तो वो इस दौरे के अंदर नज़र फ़िलहाल नहीं आता है। हैविंग सेड दैट, प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे होंगे, जो कि ऑलरेडी रशिया के हवाले से बार बार वार्न करते चले आ रहे हैं। रिलायंस ग्रुप उनका सबसे बड़ा है, उन्होंने सोचा कि जनाब हमारा कारोबार अमेरिका में और यूरोप में मुतासिर हो जाएगा, तो उन्होंने तो रशिया से तेल ख़रीदना बंद कर दिया। बट प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कर सकते हैं इसके बाद? कोई मज़ीद टैरिफ बढ़ाने की धमकी आ सकती है या कुछ और सैंक्शंस की बात कर सकते हैं वो? देखिए, अगर आप ये बातचीत में अंदर देखें, तो
प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑयल के ऊपर बड़ी एम्फेसिस दी, जी लेकिन मोदी प्राइम मिनिस्टर ने कोई इसके ऊपर कोई ऐसी जवाब नहीं दिया। जी बात क्या है, आपको पता है कि जो तेल है, नेचुरली स्पीकिंग वो रशिया से आना है। जो उनको ऑयल टैंकर्स लेकर आते हैं वो तो रशियन नहीं है, बिल्कुल वो यूरोपियन कंट्रीज के हैं। माल्टा है, छोटे छोटे मुल्क, माल्टा है, ग्रीस है, इनके ऑयल टैंकर्स हैं, वो लेकर आते हैं। अमेरिका, रूस को डेफिनेटली ऑयल अपना बेचना है, जंग जारी है, और इस वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं रशिया है। उसने हिंदुस्तान को देना, हिंदुस्तान को ज़रूरत भी है इसकी। लेकिन इस वक्त इंडिया, अगर आप देखें इस विजिट के अंदर, इंडिया ने तेल खरीदने पर रूस से कोई कमिटमेंट नहीं की। जो है वो है, और वो जिसे कहते हैं इंग्लिश में वेट एंड सी होगा। मुझे लगता है कि बिहाइंड द सीन्स ये हिंदुस्तान इस मामले में माना हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रंप की और उसके उनके गवर्नमेंट के एडवाइज़र के साथ बात करेगा कि भाई इसको तेल की ज़रूरत है, और ये जो इस पर सैंक्शन लगे हुए हैं या उन पर लगाए गए हैं, रूसी जो दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, इसको वो कहेंगे कि हमें साल 2 साल या साल के 6 महीने और दे दें, ताकि हम ऑल्टरनेटिव जो है वो ढूंढें उसका। ये बता दूं इनका। और जिस तरह मैंने बताया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की वो जो है जो रिपोर्ट आई है, उसमें फिर उन्होंने हिंदुस्तान को अपने साथ रखने का कहा है। तो ये एक बड़ा मुश्किल। देखिए एक और बात बताऊं, मैं आज पढ़ रहा था कि इसने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें देखा जी कि वो श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, मालदीव। भाई हिंदुस्तान का मुकाबला इन छोटे मुल्कों के साथ नहीं हो सकता। आप पसंद करें ना करें, ये मुल्क है जिसकी इमेज इस वक्त मैंने बताया था ना, डैमेज हुई है बिकॉज ऑफ जी द कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन रीजनली, ग्लोबली, हिंदुस्तान, अमेरिका को हिंदुस्तान की ज़रूरत है। क्या एंड में क्या वो कंटेन कर लेगा चीन को? आई हैव ऑल माई डाउट्स। लेकिन इनके पास, अमेरिका के पास और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि चलें छोटे ममालिक से कंपैरिजन नहीं कर सकते इस रीजन के अंदर। एट द सेम टाइम अमेरिका ने बहुत दहाइयाँ लगा के बड़े अरसे से दे हैव बिन इन्वेस्टिंग इन इंडिया, कि तैयार कर दें इंडिया को कि इस रीजन के अंदर चाइना का मुकाबला कर सकें। दे हैव बिन इन्वेस्टिंग टू टेक ऑन इन इंडिया टू टेक ऑन चाइना। अब वो वाला जो गुमान था या वो वाला एग्जोम था, वो तो मई की जंग के बाद ख़त्म हो गया कि तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सके, इन्होंने चाइना का मुकाबला क्या करना है। तो उसने कितना कोई काया पलटी है इस चीज़ की। और वो जो डिफेंस नीड्स अब रशिया से 70% तो नहीं है, कम हो गई हैं, 50% से भी कम आ गई हैं। आपको क्या लगता है कि बैलेंस वहाँ पे आ सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका भी कहे कि जनाब ठीक है, आपने F-35 लेने हैं, फाइटर जेट्स लेने हैं, जो भी करना है हम आपको देने को तैयार हैं। वो तो चाह रहे हैं, बट रशिया के साथ मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? कि मैं एक आप बताऊं, एक बात बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि पोस्ट पहलगाम के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं विजिबली इम्प्रूव हुए। एक रिलेशनशिप जो थी थोड़ी सी लगता था मिसट्रस्ट की, वो ट्रस्ट की तरफ गई है। और उसका आपको मैं बता दूं कि ज़रा तो इसको आप ग्लोबली देखा करें, सऊदी अरेबिया अमेरिका का बहुत बड़ा एलाय है, ये जी कभी आप भूलिएगा नहीं। जी उसने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन की है, ठीक है ना, ज़ाहिर है ओके वहाँ से हुई है। और अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को एक ट्रस्ट वर्दी एलाय समझता है, इसलिए कि अगर आप देखें जब वो जंग बंद होने के ऊपर हमारे वज़ीर आज़म ने भी और चीफ ऑफ स्टाफ दोनों ने कमेंट किया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि जी आपने जंग बंद कराई। तो ये एक जेस्चर था जो आप फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक मैच्योर्ड गवर्नमेंट और मैच्योर्ड लीडरशिप देती है, मानती है, एक्नॉलेज करती है। जबकि इंडिया ने इसको अब तक, आज तक डिनाई करते रहा, जो मेरे अभी समझ से बाहर है कि क्या था भाई। अगर आप एक ही लफ्ज़ में कहते हैं हाँ जी जंग हमने ये बंद करा दी, भाई जंग बंद तो हुई थी, आपको मार पड़ी थी, माजरत के साथ, सॉरी टू से दैट, मान लेते। अब यह आ जाए यहाँ पर कि जी रूस और आपने कहा कि हिंदुस्तान का, जी मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे की ज़रूरत है। ठीक है। मैं आपको कहूँगा कि 70-75 साल की रिलेशनशिप चल रही है, वो वाली नहीं रही जो सोवियत यूनियन के वक्त थी, लेकिन रिलेशनशिप अभी भी बड़ी स्ट्रांग है। एक दूसरों को, दोनों को इस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत है। जिस तरह मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात माशाल्लाह हर तरह से चले आ रहे हैं, ये रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है। बिल्कुल। अमेरिका को पता है, अमेरिका किसको अंडरमाइन नहीं कर सकता। यहाँ पर यही आप देखेंगे कि हिंदुस्तान इसके प्रेशर में जरूर आएगा अमेरिका के, ठीक है, लेकिन ये रूस को छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा नहीं। राइट, एम्बेसडर शाहिद कयानी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। का शॉर्ट ब्रेक है, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आप हमारा एडिटोरियल देख सकेंगे, सादिया स्टेक।
आलमी मंजरनामे को देखा जाए तो 2 रोज से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन दौरे भारत के बायस आलमी सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। दुनिया भर के अखबारात और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी और खारजा उमूर पर नज़र रखने वाले जरीदे रूसी सदर के दौरे भारत पर ख़ास तौर पर नज़रें जमाए हुए थे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि यूरोपीय और अमरीकी पाबंदियों के बावजूद रूस भारत से क्या कुछ हासिल करना चाहता है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि दिल्ली और मोदी सरकार किस तरह रूस और मगरबी ममालिक, खास तौर पर अमरीका के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन रख सकेंगे। दोनों मुल्कों के सरबराहान ने सेहत, मैरीटाइम, फर्टिलाइजर्स, कस्टम्स, साइंस और मीडिया समेत कई शोबों में शराकत दारी के 16 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। सदर पुतिन के इस दौरे में दोनों मुल्कों ने इक्तसादी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया, जबकि तिजारती हुजम को अगले 5 बरस में 70 अरब से 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का हदफ रखा है। रूसी सदर भारत के सरकारी दौरे में अपने एजेंडे का पहला हदफ हासिल कर चुके हैं। पुतिन दुनिया और ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक और यूरोपीय यूनियन को बताना चाहते थे कि रूस दुनिया में तन्हा नहीं है और ना ही सफारती तन्हाई का शिकार है। इससे कबल रूसी सदर ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करके दुनिया को ये बावर करवाया था कि वो किसी किस्म की आलमी तन्हाई का शिकार नहीं, बल्कि चीन और भारत के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात हैं। रूस का दूसरा बड़ा हदफ दिल्ली के साथ अमरीकी और मगरबी पाबंदियों के बावजूद तेल की ट्रेड जारी रखना है। रूसी सदर ने भारत को बिला तात्तुल तेल की सप्लाई जारी रखने का वाज़े ऐलान भी किया। तीसरा हदफ इंडिया को अपना दिफाई साजो सामान बेचना था। पुतिन भारतीय वज़ीर आज़म को ये यकीन दहानी करवाने में कामयाब हुए कि रूस ही वो मुल्क है जो इंडियन दिफाई ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। मोदी ने भारत पर आयद अमरीकी टैरिफ और रूस से तेल ना खरीदने के हालिया दबाव को बालाए ताक रखते हुए इस रूसी पेशकश को खुशी से कबूल किया। माजी की बात करें तो एक वक्त था कि इंडिया अपनी ज़रूरत का 70% से ज़ायद असलहा रूस से खरीदता था, लेकिन इसमें फिर कमी आना शुरू हो गई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से लेकर 2015 तक रूस इंडिया की 72% दिफाई ज़रूरियात पूरी करता था, जबकि 2015 से 2020 तक इंडियन डिफेंस इंपोर्ट में कमी हुई और इंपोर्ट 55% तक पहुंच गई, जबकि 2020 से लेकर 2024 तक इंडियन इंपोर्ट्स 36% तक पहुंच चुकी हैं। रूस की कोशिश है कि एक बार फिर डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, जिस पर दोनों मुल्कों के सरबराहान इत्तफाक भी कर चुके हैं। दिल्ली रूस की मदद से अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान के खिलाफ हालिया मुख्तसर जंग में भारत की मिलिट्री कमजोरियां दुनिया भर के सामने हैं। भारत चूंकि रूसी टेक्नोलॉजी से वाकिफ है, इसलिए भारतीय सरकार की कोशिश है कि रूसी असलहे की खरीदारी को तरजीह दी जाए। इस दौरे से कबल भी भारत ने रूस से बहुत सी तवक्कुआत रखी थी, जिनमें रूसी 5th जनरेशन फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम का हुसूल भी शामिल था। लेकिन यूक्रेन जंग की वजह से रूस पहले से तयशुदा मुआहदे भी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। मॉस्को अभी तक दिल्ली को S-400 की मुकम्मल बैटरीज भी फराहम नहीं कर सका, जो मार्का हक में पाकिस्तानी शाहीनों का निशाना बनी थी। रूस के साथ नए मुआहदों के बाद हम वाज़े अल्फाज में कह सकते हैं कि दिल्ली अब एक मुश्किल सूरत हाल में दाखिल हो चुका है। एक तवील अरसे से दिल्ली अपनी खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी में तवाज़ुन रखे हुए था, लेकिन अब इसे कायम रखना मुश्किल हो चुका है। ये कहना कि हम रूस से तेल खरीदें, रूस से असलहा खरीदें, रूस की यूक्रेन जंग को रूसी तेल और असलहा खरीद कर फाइनेंस करें और मगरबी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात दुरुस्त समत रहें, तो ये सिलसिला अब नहीं चल सकता। माजी में ज़रूर ऐसा होता रहा है, लेकिन अब रूस और मगरब को एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल काम बन चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप बार बार कहते हैं कि रूस से तेल की खरीदारी बंद करो, रूसी असलहा मत खरीदो। इस वक्त अमरीका के अलावा यूरोपीय ममालिक भी भारत के रवैये से सख्त नाला हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी दिल्ली पर दबाव बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यूरोप का मानना है कि रूस का उरूज यूरोप की जवाल का सबब बन रहा है। गुज़श्ता हफ्ते दिल्ली में मौजूद बरतानवी, जर्मन और फ्रांसीसी सुफरा ने मिलकर टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा,
जिसमें वाज़े अल्फाज में बताया गया कि दुनिया चाहती है कि यूक्रेन में जंग का सिलसिला रुके, लेकिन रूस जंगबंदी में सीरियस दिखाई नहीं देता। दिल्ली में मौजूद तीनों यूरोपीय ममालिक के सफरा की तरफ से टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल मोदी सरकार के लिए भी एक वाज़े पैगाम था कि मॉस्को से दूरी इख्तियार की जाए। लेकिन पुतिन का दौरा भारत कुछ और ही रुख पेश करता है और इस बात की तवक्को की जा सकती है कि मुस्तकबिल करीब में दिल्ली और मोदी के मसाइल में इजाफा होगा। मुबस्सरीन कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप को नज़रअंदाज करके रूस का चुनाव भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.